हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिट्स एंड टाइप्स ऑफ ब्रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है अगर आप इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। अगर हमें सही ढंग से फंडामेंटल राइट्स को समझना है, अगर हमें सही ढंग से पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर समझना है, सुप्रीम कोर्ट समझना है और बहुत सारी चीजें अगर हमें सही ढंग से समझ के लेनी है, तो उसके लिए ब्रिट्स ये चीज को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, आपके रग रग में ये चीज होनी चाहिए। ब्रिट्स क्या है इसको सही ढंग से आप समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लाइक डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं और एग्जाम में लिख के भी आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप जो लिख के आते हो वो आपको खुद को पता नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और उसके वजह से फिर आगे जो भी आप पढ़ने वाले हो उसमें दिक्कत आती है। तो ब्रिट्स एंड टाइप्स ऑफ ब्रिट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो खत्म होने के बाद ब्रिट्स में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसके सारे मीनिंग, सारे वर्ड्स आपको सही ढंग से पता चल जाएंगे। दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी किरण दोरगे एंड यहां पे मैंने मेरे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस मेंशन किए हैं। अभी यहां पे हम लोग बात करते हैं ब्रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ब्रिट वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रिट वर्ड का एक जनरल मतलब होता है कि ऑर्डर्स के बारे में ये बात करते हैं, ये वारंट्स के बारे में बात करते हैं, ये डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी ब्रिट ये देने का अधिकार किसको होता है ना? तो ब्रिट्स जनरली आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, इनको ये अधिकार होता है। हमें ये पता है कि लाइक फंडामेंटल राइट्स आपने देखा होगा तो एक गारंटी होती है ना, लेकिन गारंटी तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका कोई गारंटर नहीं हो, है ना। जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते, जब तक आप हाई कोर्ट के पास नहीं जाते, तब तक आपको वो गारंटी नहीं मिल सकती। समझ रहे हो? तो ब्रिट वर्ड का मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा मीनिंग है या ऐसा एक वर्ड है जिसमें ऑर्डर्स के बारे में बात होती है। तो फिर ये किसको दिया जा सकता है? ये बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट को दिया जा सकता है। तो स्टेट एंड नॉन स्टेट, ये दो वर्ड्स का मतलब क्या है? मान लो आप रास्ते पे घूम रहे हो ऐसे ही, या आप पार्क में बैठे हो, आप अपने घर पे हो, ठीक है। मान लो पुलिस आपको उठा के लेके गई, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपको इलीगली उन्होंने डिटेन करके रखा है, मतलब वो आपको पुलिस कस्टडी में रख चुके हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में आप क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में हम बोलेंगे वो स्टेट का पार्ट है, क्योंकि पुलिस है आपके पास ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपके पास नेता लोग होते हैं, है ना। दे आर अ पार्ट ऑफ अ स्टेट। तो अभी मान लो पुलिस आपको उठा के लेके गई है, ऐसे स्पेसिफिक केस में आप खुद, अगर आप नहीं तो आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स, तो ये जो है वो कोर्ट के पास जा सकते हैं कि इस तरह से उनको इलीगली डिटेन कर दिया है। तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आते हैं। तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। दूसरा आता है नॉन स्टेट। नॉन स्टेट का मतलब क्या होता है ना। तो नॉन स्टेट, पहले आप वर्ड समझ के लो, उसके बाद जो 5 टाइप की ब्रिड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल तो आप समझ के लो कि किसके खिलाफ आप दे सकते हो। तो नॉन स्टेट का मतलब क्या होता है? मान लो कोई तो जमींदार है, ठीक है, या ऐसा पर्सन है जो मनी लेंड करता है, मनी लेंडर है, उसने आपको पैसे दिए, मान लो 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी दिए, या एक पुअर फार्मर को दिए या गरीब इंसान को दिए। अभी मान लो वो पर्सन पैसे नहीं रिपे कर पा रहा है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में मान लो जमींदार मनी लेंडर, उसने गुंडे हायर किए और वो गुंडे आपको उठा के लेके गए और आपको एक जगह पे उन्होंने कैद करके रखा है, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में क्या करोगे? तो ये नॉन स्टेट पर्सन है, तो उनके खिलाफ भी मतलब एक्शंस ली जा सकती है। तो अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो 5 मेजर टाइप्स ऑफ रिट्स हमारे पास है। इसमें सबसे पहला हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस आपने नाम सुना है कि दृश्यम मूवी देखा है आपने, अजय देवगन वाला, है ना। उसमें एक सीन होता है, अजय देवगन लाइक एक होटल में होते हैं और एक गरीब पेरेंट्स होते हैं, वो उसके पास आते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि लाइक एक पुलिस वाला मेरे बच्चों को एक इलीगली लेके गया है। तो फिर वो हीबियस कॉर्पस का मामला है, ऐसा वो बोलता है कि नहीं। तो हीबियस कॉर्पस हम लोग सही ढंग से देखेंगे। नेक्स्ट है मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्टियोरारी। अभी ये जो सर्टियोरारी वर्ड है ना, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग प्रोनाउंस करते हैं, हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट इंप्लीकेशंस। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिट्स कौन कौन दे सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के हिसाब से ब्रिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो ना, आर्टिकल 32 ये आपकी फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है। एंड दूसरा है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी कर सकता है, या फिर अगर दूसरा, अगर कुछ एक बेसिक वायोलेशन हुआ है नेचुरल जस्टिस वगैरह का या बाकी की चीज है, तो आर्टिकल 226 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है वो बात कर सकते हैं। सो इन इंडिया बोथ सुप्रीम कोर्ट
आर्टिकल 32, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 हैव बीन एम्पावर्ड विथ writ jurisdiction. Further, Parliament by law can extend power to issue writs to any other courts, including local courts, for local limits of jurisdiction of such courts. अभी क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तो अभी 5 है writs है, तो क्वेश्चन ये आता है कि उनको कम कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो, कम नहीं कर सकते, लेकिन 5 को आप 6, 7, 8, 10 कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको समझ के लेनी है और आपको पता होनी चाहिए। अभी यहां पे कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी? ये चीजें मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आगे जाके हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं ना, उसमें आपको ना एक थोड़ा सा बेसिक अगर बैकग्राउंड पता है तो आपको मतलब समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है ना? मान लो कुछ तो एक छोटा सा गुनाह हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो पुलिस आपको उठा के लेके गई है ना। सो पुलिस कस्टडी मीन्स दैट एन एक्यूज्ड स्टेज इन द लॉकअप ऑफ अ पुलिस स्टेशन or at least in the physical custody of the investigating agency probing the concerned matter. तो मैटर कौन सा है वो नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो पुलिस आपको पकड़ के लेके गई है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी मतलब आपको जेल में लेके गया है। अभी देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है, मान लो आपको अरेस्ट किया है या फिर आपको पुलिस कस्टडी में लेके गया है, तो 24 आवर्स के अंदर ना आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं। तो मैजिस्ट्रेट जो होता है वो मैटर डिसाइड करता है कि ये सही ढंग से आपका अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर आपको जुडिशियल कस्टडी में दे सकते हैं। पुलिस कस्टडी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 days. जुडिशियल कस्टडी कैन बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 days फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ मोर देन 10 years ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड 60 days फॉर ऑल अदर ऑफेंसेस। तो यहां पे उन्होंने ड्यूरेशन मेंशन कर दिया है। पुलिस कस्टडी 15 दिन के लिए हो सकता है, जुडिशियल कस्टडी जो है वो मैक्सिमम पीरियड 90 days के लिए हो सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब भी एक पनिशेबल ऑफेंस हो जिसके लिए 10 साल तक की सजा या जेल आपको अगर है तो ही। अभी यहां पे और एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस समझ के लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट, है ना। तो ये दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक को ये नहीं पता होता कि जज एंड मैजिस्ट्रेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो जजेस जो होते हैं वो लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स केसेस के बारे में हियरिंग्स करते हैं। मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो स्मॉलर मैटर्स के बारे में बात करते हैं। पिटी क्राइम्स या फिर ट्रैफिक में अगर कुछ ऑफेंसेस हुए हैं, ऐसे टाइप के जो काम होते हैं या ऐसे टाइप के जो वायोलेशंस होते हैं, तो उसमें मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो अपना एक छोटा सा जजमेंट दे सकते हैं। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट हैव अ डिफरेंट जुरिडिक्शनल पावर्स। जजेस कैन प्रिसाइड ओवर अ लार्ज एरिया, तो कंप्लीट एरिया अपने देश का जितना भी है तो वहां तक वो अपना जजमेंट दे सकते हैं। मैजिस्ट्रेट जो होता है उनका जो पावर होता है या ऑथोरिटी होता है वो स्मॉल एरिया के लिए होता है, एक सिटी के लिए हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पावर गिवन टू अ जज ओवर अ मैजिस्ट्रेट। जजेस जनरली हैव अ ग्रेट ऑथोरिटी ओवर मैटर्स वेयर अ मैजिस्ट्रेट वुड बी गिवन अ मोर नैरो स्कोप ऑफ ऑथोरिटी। तो यहां पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ओनली अ जज कैन रेंडर अ फाइनल जजमेंट इन अ केस। मैजिस्ट्रेट जो है वो फाइनल रूलिंग नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, अगर आपको इतना भी पता है, लाइक पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी के बीच का एक बेसिक डिफरेंस और उसके बाद जज एंड मैजिस्ट्रेट का बेसिक डिफरेंस, तो आगे का जो पढ़ाई है वो आपको करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। अभी हम लोग आते हैं वर्ड हीबियस कॉर्पस पे। हीबियस कॉर्पस, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी, है ना, टू हैव द बॉडी ऑफ। अभी अभी हम लोग ने देखा था, मान लो पुलिस आपको उठा के लेके गई, ठीक है, या फिर अगर कोई नॉन स्टेट पर्सन है वो भी आपको उठा के लेके गए, आपको इलीगली डिटेन कर दिया है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में कोर्ट बोलेगा कि पहले बॉडी आप सामने लेके आओ, बाकी की चीजें बाद में देखते हैं। तो ये जो writ है, कोर्ट कैन कॉज एनी पर्सन हु हैज बीन डिटेन और इम्प्रिजन टू बी फिजिकली ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, है ना। अपने पास सिस्टम है भाई, तुमको खुद को किसने अधिकार दिया कि मतलब कोई भी पर्सन को आप इलीगली डिटेन करके रखो। द कोर्ट देन एग्जामिन्स द रीजन ऑफ हिज डिटेंशन एंड इफ देयर इज अ नो लीगल जस्टिफिकेशन ऑफ हिज डिटेंशन, तो उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो कोर्ट सही ढंग से चेक करते हैं कि उसको जो डिटेन किया है वो सही ढंग से किया है या नहीं किया है। वो जो सारी चीजें हैं वो हमारे लॉ के हिसाब से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। अभी यहां पे देखते हैं, व्हेन द पर्सन इज डिटेन एंड नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स। तो कुछ केसेस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट एनी वायोलेशन ऑफ लॉ, मतलब कुछ किया भी नहीं है, ऐसे ही उठा के लेके गए। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर अ लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है या फिर जो लिखी हुई चीज नहीं है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में अगर पुलिस उसको उठा के लेके गई या नॉन स्टेट पर्सन उसको उठा के लेके गया, तो फिर ऐसे केस में बिट्स दे सकते हैं। व्हेन डिटेंशन इज डन टू हार्म द पर्सन और इज मैलिफाइड, तो मतलब अगर पर्सन को जानबूझ के सिर्फ हार्म करना है, कभी कभी ऐसा होता है ना दुश्मनी निकालने वाली बात, ऐसा अगर कुछ पुलिस वगैरह कर रही है, नॉन स्टेट पर्सन कर रहा है, तो ऐसे केस में फिर रिट दिया जा सकता है। तो यहां पे अगर हम लोग देखते तो हीबियस कॉर्पस ये एक बुलवर्क है ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। मतलब अगर कोई भी आपको बिना वजह बिना मतलब के अगर पकड़ के लेके जा रहा है, तो फिर आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो। अ जनरल रूल ऑफ फाइलिंग द पिटिशन इज दैट अ पर्सन हुज राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड मस्ट फाइल अ पिटिशन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो पुलिस आपको पकड़ के लेके गई और आपने कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है ना। कोर्ट तभी आपको गारंटर बन सकता है जब आप खुद कोर्ट के पास जाओगे, या फिर आप एक वकील करोगे, या फिर आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी जाके वहां पे कोर्ट में प्रेजेंट होगा, या फिर जो है वो कंप्लेंट फाइल करेगा, तभी जाके आपको ये हीबियस कॉर्पस जो है वो चीज यूजफुल होगी। बट हीबियस कॉर्पस इज एक्सेप्शन एंड नोबडी ऑन बिहाफ ऑफ द डिटेनी कैन फाइल अ पिटिशन। Habeas corpus writ is applicable to prevention detention also. This writ can be issued against both public authorities as well as individual. तो यहाँ पे हम लोग ने जितना भी डिस्कस किया है उतना habeas corpus समझने के लिए आपको सफिशिएंट है। इतना भी अगर आपको पता है तो मोर देन सफिशिएंट। आपका जो आगे जाके आप पॉलिटी पढ़ने वाले हो, जितने भी चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपको सही ढंग से समझ जाएंगे। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हीबियस कॉर्पस में क्या है? सबसे पहले इलीगली अगर आपको डिटेन कर दिया है, जिसमें स्टेट भी हो सकता है, नॉन स्टेट लोग भी हो सकते हैं, तो सबसे पहले कोर्ट क्या बोलेगा? टू हैव अ बॉडी। सबसे पहले फिजिकली उसको सामने लेके आओ। उसके बाद कोर्ट चेक करेगा कि लीगल है या इलीगल है। उसके बाद कौन सी चीजें वो देखेंगे कि कुछ वायलेशन हुआ है क्या लॉ का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ उसने वायलेट किया है क्या, या फिर कभी कभी डिटेंशन जो होता है वो हार्म करना होता है पर्सन को, या फिर मैलाफाइड करना होता है। तो आर्बिट्री डिटेंशन जो होता है, आर्बिट्री ये वर्ड आप ध्यान में रखना, इसको अवॉइड करने के लिए आपको हीबियस कॉर्पस का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो वो पर्सन या फिर एनीबडी ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिटेनी कैन फाइल अ पिटिशन। सो हीबियस कॉर्पस रिट इज एप्लीकेबल टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एज वेल। तो प्रिवेंटिव मतलब मान लो आपको कोई पकड़ के लेके जाने वाला हो है, आपको ऐसा समझा पहले ही, तो ऐसे केस में आप पहले ही एक पिटिशन दे सकते हो। तो ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी किया जा सकता है या फिर इंडिविजुअल के लिए भी किया जा सकता है। सो इट वाज अ क्विक रिकैप अबाउट हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट देखते हैं मैंडमस। मैंडमस है ना, मैंडमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। वी कमांड। अभी यहां पे देखो, दिस रिट इज कमांड issued by a court to a public official, public body, corporation, inferior court, tribunal or government, asking them to perform their duties which they have refused to perform. तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पब्लिक ऑथोरिटीज होती है, मतलब जो स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते। मान लो आप पुलिस के पास गए और एक कोई तो ऐसी इलीगल चीज आपके साथ हुई है या क्राइम सीन है, ऐसे स्पेसिफिक केस में मान लो अगर पुलिस FIR नहीं लिख रही है, ठीक है, तो ये केस में आप कोर्ट के पास जा सकते हो और फिर मैंडमस ये रिट दिया जा सकता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, कि आप अपना काम करो। मान लो कुछ ऐसा गंगा क्लीन करने का एक ऐसा अथॉरिटी था और मान लो गंगा क्लीन नहीं हो रही है या फिर रिवर्स क्लीन नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में मैंडमस लाइक टू परफॉर्म योर ड्यूटी ऐसा आप कर सकते हो। तो पब्लिक बॉडी है कोई, मान लो आप कोई तो गवर्नमेंट ऑफिस में गए और गवर्नमेंट ऑफिस में आपकी कोई बात नहीं मान रहा या फिर सही ढंग से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ऐसे केस में भी आप मैंडमस का सहारा लेके अपना काम कर सकते हो। तो मैंडमस ये जो चीज है इसको वेकनिंग कॉल भी बोलते हैं, मतलब जो सोए हुए लोग होते हैं ना उनको जगाने के लिए। तो कुछ लोग तो मतलब सोए हुए होते हैं और कुछ लोग सोने का बहाना करते हैं, है ना, लाइक मतलब उनको दिख तो सब रहा है लेकिन वो कुछ प्रॉपर एक्शंस नहीं ले रहे। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में अगर आप देखते हो तो मैंडमस का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। लेकिन अभी अगर आप देखते हो तो मैंडमस किसके खिलाफ आप नहीं कर सकते? तो सबसे पहला है प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी। तो अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट बॉडी है, उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो कोई तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, ठीक है, और अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि आप बोलो उसको, है ना, या फिर आपके कोई नेबर्स है या वो आपके लिए कुछ काम करना चाहते हैं और मान लो उन्होंने फ्यूचर में नहीं किया,
तो ऐसे स्पेसिफिक केस में आप नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, मैंने बोला, मेरे दोस्त लोग हैं, मैंने उनको बोला चलो मैं आपको पार्टी दूंगा, है ना, मैं यूपीएससी क्लियर करने के बाद पार्टी दूंगा। मान लो मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया और मान लो अभी अगर मैं पार्टी नहीं दे रहा हूं, तो ऐसे केस में मेरे जो फ्रेंड्स है वो कोर्ट के पास नहीं जा सकते, समझ रहे हो आप। तो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट बॉडी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। इफ द ड्यूटी इन अ क्वेश्चन इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी मतलब होना चाहिए, करना ही चाहिए, ऐसा अगर नहीं है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में मैंडेमस नहीं हो सकता। डिस्क्रिशनरी मतलब करो, आपने किया तो बेस्ट है, अगर नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं किया जा सकता। अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इनके खिलाफ भी आप मैंडेमस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब मान लो प्रेसिडेंट ने कुछ ड्यूटीज परफॉर्म नहीं किए ऐसा आपको लग रहा है, गवर्नर्स ने नहीं की आपको लग रहा है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में आप नहीं जा सकते। अगेंस्ट अ वर्किंग चीफ जस्टिस टू एनफोर्स सम काइंड ऑफ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ऐसे केस में भी आप नहीं कर सकते। A petition for writ of mandamus can be filed by any person who seeks legal duty to be performed by a person or a body. Such filing person must have a real or a specific interest in the subject matter and must have a legal right to do so. तो ये legal right है, legal right. Anyways, तो अभी ना क्वेश्चन ये आता है कि मैंडमस के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कौन सा आएगा। तो सबसे पहले वर्ड इंपॉर्टेंट है बी कमांड, उसके बाद ये जो है वो आप पब्लिक ऑथोरिटीज को दे सकते हो। पब्लिक ऑथोरिटीज में कौन कौन आता है, पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशंस, इंफीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट, ये लोग आते हैं। ये एक वेकनिंग कॉल की तरह होता है ना, मतलब उठो भाई काम करो अपना। अभी किसके खिलाफ आप नहीं कर सकते, प्राइवेट इंडिविजुअल, डिस्क्रिशनरी अगर है जो क्वेश्चन आप बात कर रहे हो, नॉट मैंडेटरी, प्रेसिडेंट गवर्नर के खिलाफ आप नहीं कर सकते। अगेंस्ट अ वर्किंग चीफ जस्टिस टू एनफोर्स सम काइंड ऑफ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, सो ये प्रेसिडेंट गवर्नर चीफ जस्टिस के बारे में आपको सही ढंग से पता होना चाहिए कि इनके खिलाफ करना है या नहीं करना है। पिटिशन फॉर writ mandamus कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन, जिसको आप लगता है कि एक लीगल ड्यूटी है और सामने वाले पर्सन ने या पब्लिक ऑफिशियल ने वो करना चाहिए, तभी जाके आप मैंडमस का सहारा ले सकते हो। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट writ, दैट इज अ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट करना। दिस writ ऑफ अ प्रोहिबिशन मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो हायर कोर्ट जो होता है, में प्रोहिबिट लोअर कोर्ट्स, जिसमें स्पेशल ट्रिब्यूनल्स आते हैं। ट्रिब्यूनल वर्ड का मतलब होता है अगर कुछ इश्यूज है लोकल लेवल पे या फिर बाउंड्री रिलेटेड इश्यूज है तो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। मैजिस्ट्रेट्स होते हैं आपके, कमीशंस एंड अदर जुडिशियरी ऑफिसर्स हु आर डूइंग समथिंग व्हिच एक्सीड्स देयर जुरिसडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ अ नेचुरल जस्टिस। अभी ये कब पॉसिबल हो सकता है, मान लो कोई भी एक जज है, ठीक है, और एक केस कोर्ट में जाता है और वो जो केस है उसमें जो इन्वॉल्विंग लोग हैं वो जज के कोई रिलेटिव्स है, उनके पहचान वाले लोग हैं, या फिर मान लो कुछ प्रॉपर्टी वाला मैटर है जिसमें जज की भी कुछ प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व है, कुछ पैसे से रिलेटेड इश्यू है, और अगर ऐसे केस में वो जज ने कुछ जजमेंट दिया तो नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है उसके आगे जाके वो अब जजमेंट दे देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर प्रोहिबिशन ये चीज आती है। सो जुडिशियल ऑफिसर हैज पर्सनल इंटरेस्ट इन अ केस, तो इसके वजह से डिसीजन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी एंड नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो ये जो writ है वो कौन दे सकता है, ये हायर कोर्ट दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर उनको लगता है कि ये स्पेसिफिक केस में नेचुरल जस्टिस का प्रॉब्लम हो सकता है या जुरिसडिक्शन सही ढंग से नहीं होगा तो फिर ऐसे केस में होगा। तो इसमें देखो लोअर कोर्ट्स वाले आते हैं। अभी लोअर कोर्ट्स में भी बहुत सारी चीजें होती है, इसमें अगर आप देखते हो तो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, मैजिस्ट्रेट है ना, तो मैजिस्ट्रेट का आपने देखा होगा कि उनका एक जुरिसडिक्शन का एरिया होता है। ये जनरली पीटी केसेस मोस्टली देखते हैं, ट्रैफिक रिलेटेड अगर कुछ मैटर्स है तो ऐसे टाइप के जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट काम करते हैं। लेकिन जज होते हैं, उनका जो जजमेंट होता है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में होता है, मोर कॉम्प्लेक्स केसेस जज लोग देखते हैं। लेकिन जो केसेस वो देख रहे हैं ऐसे स्पेसिफिक केस में अगर कुछ पर्सनल इंटरेस्ट उनका वहां पे है तो फिर वो सही ढंग से केस का एक परिणाम नहीं लेके आ सकते, या फिर वो अदर जुडिशियल ऑफिसर्स है अगर वो भी अगर सही ढंग से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट, तो पर्सनल इंटरेस्ट एक मस्ट चीज है जिसमें प्रोहिबिशन ये बात आती है, ये writ दिया जा सकता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मैंडमस एंड प्रोहिबिशन इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? सो आंसर इज यस। मैंडमस जो होता है इट डायरेक्ट्स एक्टिविटी, मतलब जो सोए हुए लोग हैं या फिर जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको ये एक वेकअप कॉल होता है, दैट इज अ मैंडमस, कि अपना काम करो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। प्रोहिबिशन क्या होता है? इनएक्टिविटी, कि मतलब आप काम करने जा रहे हो लेकिन
यहाँ पे सही ढंग से ड्यूटी परफॉर्म नहीं होगी ड्यू टू योर सेल्फ इंटरेस्ट, नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाएगा, या फिर आप अपनी जुरिस्डिक्शन के आगे जाके कुछ केस का रिजल्ट देने की कोशिश करोगे, तो ऐसे केस में आपको प्रोहिबिट किया जा सकता है। दैट इज अ प्रोहिबिशन। मैंडेमस जो है वो किसके खिलाफ दिया जा सकता है? सो इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिशियल। सो पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन आ सकते हैं इसमें, इंफीरियर कोर्ट्स आ सकते हैं, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट आते हैं, तो ये मैंडेमस में आता है। लेकिन प्रोहिबिशन किसके खिलाफ आप दे सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, तो इनके खिलाफ आप नहीं दे सकते। अभी ना यहाँ पे ये डिफरेंस हमें क्यों पता होना चाहिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो ये मल्टीपल करेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आएगा। दो ऑप्शंस देंगे ए एंड बी, और उसमें पूछा जाएगा ए करेक्ट, बी करेक्ट, ए बी करेक्ट, नन ऑफ द करेक्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये मतलब कॉन्सेप्ट देखने मिल सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें बच्चों को जनरली कुछ दिक्कत नहीं होती, उनको पता होता है मैंडेमस जो होता है वो एक्टिविटी के लिए डायरेक्शन देता है एंड प्रोहिबिशन जो है इनएक्टिविटी के लिए डायरेक्शन देता है। लेकिन आगे के जो पॉइंट है वो मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होता। तो मैंडेमस जो होता है इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट। ये पॉइंट मस्ट है, आपको ध्यान में रखना ही है। प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज, लेजिस्लेटिव ऑथोरिटीज के लिए नहीं है। तो नॉट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये नॉट वर्ड को मत भूलना, अदरवाइज एमसीक्यू गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अ सर्टियोरारी। इसको अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं, सर्टनली एक लैटिन वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन आपको जैसा करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बिहाइंड का आइडिया हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? टू सर्टिफाई करना। इट इज अ writ दैट ऑर्डर्स टू मूव अ सूट फ्रॉम इंफीरियर कोर्ट टू अ सुपीरियर कोर्ट। तो मान लो कुछ लोअर कोर्ट है, वहां पे कोई तो एक केस गया और लोअर कोर्ट मान लो सही ढंग से वो प्रोसीडिंग नहीं कर पाया, ऐसा अगर लग रहा है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर वो पूरा का पूरा केस अपने पास ले सकता है एंड अभी तक जितना भी प्रोसीडिंग हुआ है उसको स्क्वैश कर सकता है, मतलब उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। So certiorari means to certify. It's a writ that orders to move a suit from inferior court to superior court. तो superior courts में आपके high court, supreme courts आता है. It is issued by a higher court to a lower court or a tribunal, either to transfer a case pending with that to itself or squash its order. This is generally done because superior court believes that either the inferior court had no jurisdiction or committed an error of a law or a violation of a natural justice. अभी ये कब किया जा सकता है? तो मान लो ये जुरिस्डिक्शन देते समय लोअर कोर्ट ने मान लो कुछ एरर्स किए, या फिर उनके जुरिस्डिक्शन में वो बात नहीं थी, या फिर जब भी वो जजमेंट्स देने जाने वाले थे तो ऐसे टाइम पे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, तो ऐसे टाइम पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ये केस अपने पास ले सकते हैं। अभी आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को इतना सब पता कैसे चला कि लोअर लेवल पे ये सारी चीजें चल रही है? जनरली इसमें एक मीडिया जो होता है ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूज़पेपर्स में, टीवी में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती है जिसकी वजह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी चीजें आ जाती है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसे टाइम पे ये लोग ऐसे टाइप का एक रिट जारी कर सकते हैं, या फिर लोअर कोर्ट में जो भी पर्सन के खिलाफ ये केस चल रही है या उसमें जो भी इन्वॉल्विंग बॉडीज है वो भी जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो सर्टनली वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके सर्टियोरारी की रिट के बारे में बात कर सकते हैं जो आर्टिकल 32 में आता है। एंड हाई कोर्ट में वो कब जा सकते हैं? जब भी फंडामेंटल राइट्स और अदर है तभी भी वो जा सकते हैं। तो आर्टिकल 226 जो हम लोग ने ये जो लेक्चर है या वीडियो इसके स्टार्टिंग में ही देखा था, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ क्यूरेटिव रिट, मतलब अगर कुछ एरर होने वाला है, एरर होने की संभावना है, तो ऐसे केस में उसको स्टॉप करने के लिए सर्टियोरारी ये जो रिट है इसका फायदा होता है। को वारंटो, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स बाय व्हाट वारंट। अभी देखो इसमें ना आपको एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मान लो कोई तो ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है या फिर कोई तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जब भी वो सिलेक्ट हुए थे तो सिलेक्शन देखो ना, यूपीएससी का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। स्टेट सर्विसेज के भी जब भी आपका रिक्रूटमेंट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, या फिर दूसरा कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम होता है उसमें आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं अगर आप वैसी पोस्ट ले रहे हो तो ऐसे स्पेसिफिक केस में मान लो एक पर्सन है, उसने जाली डॉक्यूमेंट्स दिए, उसने कास्ट सर्टिफिकेट
गलत दिया या उसके ऊपर की इंफॉर्मेशन गलत है, एजुकेशनल डिटेल्स गलत है, ठीक है, या फिर वो जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कुछ तो दिक्कत है, फिजिकल क्राइटेरिया इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा अगर आपको लगता है या अगर ऐसा कोई भी पब्लिक को लगता है तो ऐसे केस में को वारंटो ये जो चीज है या ये जो writ है वो पर्सन के खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो ऐसे केस में कोर्ट उस पर्सन को बोलेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे सामने लेके आओ। सो को वारंटो मीन्स बाय व्हाट वारंट? सो दिस writ is issued to inquire into legality of the claim of a person or a public office. It restrains the person or authority to act in an office which he or she is not entitled to. मतलब वो ऑफिस की चेयर के लिए वो काबिल नहीं है या फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्राइटेरियाज है वो पर्सन फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एंड thus stops usurpation of public office by anyone. तो मतलब पब्लिक ऑफिस का मिसयूज होने से बचा जा सकता है। दिस writ is applicable to public offices only and not to the private offices. ठीक है, मान लो आप प्राइवेट ऑफिस में काम करते हो और प्राइवेट ऑफिस में मान लो आपका कोई कलीग है या फिर आपके हायर लेवल के अथॉरिटीज है, मैनेजर्स है या दूसरे लोग हैं। अभी मान लो वो स्पेसिफिक पोस्ट के कुछ क्राइटेरियाज है और आपको पता चला कि वो पर्सन के वो क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं है, तो ऐसे केस में आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये अधिकार आपको नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक मैनेजर की पोस्ट है और उसके लिए एक जनरल क्राइटेरिया है कि वो पर्सन ने एक एमबीए की डिग्री लेनी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको लगता है या फिर आपकी कंपनी के जितने भी लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि वो एमबीए की एक डिग्री होनी चाहिए तभी जाके वो मैनेजर बन सकते हैं, या फिर उनको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसने एमबीए की डिग्री तो ली है लेकिन वो पार्ट टाइम डिग्री है, ठीक है, एंड उनके पास एक 5-10 साल का एक्सपीरियंस है और उनको कंपनी रिक्रूट कर देती है। जब भी आपके नोटिस में ये बात आती है कि अरे उसने एमबीए की डिग्री तो ली है लेकिन वो पार्ट टाइम वाली है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में मान लो अगर आपको लग रहा है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर आप कोर्ट में जाओगे क्या? आंसर इज नो। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये वो जो प्राइवेट कंपनी है उनके जो रिक्रूटर्स है या उनके जो हायर अथॉरिटीज है उनका ये पर्सनल डिसीजन होगा, आपका इसमें कुछ भी रोल नहीं हो सकता। समझ रहे आप? तो को वारंटो ये जो चीज है वो हमेशा पब्लिक ऑफिसेस के लिए होती है एंड इट इज नॉट फॉर प्राइवेट ऑफिसेस। तो पब्लिक ऑफिसेस में अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि जो चेयर पे बैठे हुए पर्सन है वो अनऑथराइज तरीके से या इलीगल तरीके से उन्होंने चेयर को ऑक्यूपाई किया है, तो ऐसे टाइम पे को वारंटो ये writ को जारी किया जा सकता है। आई होप अभी तक हमने जितने भी जो writs है जो पढ़े हैं वो आपको सही ढंग से पता चला है। writs क्या होता है? लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ये एक ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर कौन दे सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या फिर हाई कोर्ट दे सकता है ना? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226, ठीक है। 5 टाइप के writs आपने देखे, 5 टाइप के writs आपने देखे, उसको सही ढंग से हम लोग ने पढ़ा है, उसको वहां पे ही हम लोग ने क्विकली रिवाइज भी किया है। तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको सही ढंग से समझा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो लेक्चर्स में, कंटेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको है, सर्टेनली मुझे बताइए, तो जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया है ना वो स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड एंड नॉलेज ओरिएंटेड बना है। मतलब ये वीडियो के बाद आपको अलग से कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो नोट्स है वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, अपने पास रखो, या फिर अगर आपने पॉलिटी के लिए एक अलग से हैंड रिटन नोट्स बनाए ना जो आपको बनाने चाहिए, तो उसमें आप ये चीज को एक पेज के ऊपर नोट डाउन कर दो। ये जो प्रॉब्लम है ना writ वाला, इसको परमानेंट हटा दो। मतलब इसके बाद writ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जितना भी पॉलिटी आप पढ़ने वाले हो ना उसमें आपको writ ये जो चीज है ना वो बार बार लगेगी, लगातार लगेगी। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में एवरी टाइम बच्चे क्या करते हैं, एक जगह पे किधर तो लिख लेते हैं, उनको बाद में वो पेज नहीं मिलता, या फिर बुक में ही वो किधर तो लिख देते हैं, फिर वापस वो गूगल करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर अगेन वो प्रोसेस इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, वापस वो वीडियो देखते हैं, उसमें फिर अननेसेसरी उनका टाइम जाता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी रिपीटेड चीजें मत करो। आप एक ही बार उसको फाइनल कर दो और जब भी writ का टाइम आएगा तो जो आपने पॉलिटी का फोल्डर बना के रखा है उसमें वो पेज आपको 100% मिल जाएगा। एक बार आप पढ़ लोगे, दैट विल टेक 60 सेकेंड्स टू गो थ्रू एवरीथिंग, है ना? तो क्यों अपना टाइम बर्बाद करना है? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें एंड मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल एक यूट्यूब के लिए एक अच्छे वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा जो यूपीएससी से रिलेटेड होंगे, स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड होंगे, है ना? थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।